गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग स्त्री या मादा जनन तंत्र के विषय में पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने नर जनन तंत्र के सभी अंगों के विषय में पढ़ा था, उसी को आज आगे बढ़ाते हुए हम मादा जनन तंत्र के विषय में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से अंग आते हैं जिनको हमें पढ़ना है। तो जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा था, नर जनन तंत्र में दो मुख्य भागों में उसको विभाजित किया था। एक था प्राथमिक नर जनन अंग और दूसरा था द्वितीयक या सहायक नर जनन अंग। तो उसी तरह से यहाँ पर भी आज हम देखेंगे कि इसमें मुख्य या प्राथमिक जनन अंग कौन सा है। स्त्री में अंडाशय। अंडाशय कितने होते हैं? एक जोड़ी या दो, संख्या में दो। जिस तरह से वृषण पढ़ा था हम लोगों ने नर में, उसी तरह से स्त्री में अंडाशय इसका मुख्य या प्राथमिक जनन अंग है। इसके अलावा जो उसके साथ सहायक अंग हैं उनको हम कहते हैं क्रमशः हैं वो अंडवाहिनी, जिसे हम ओविडक्ट कहते हैं, फिर है गर्भाशय, यूट्रस, योनि, वजाइना और सहायक ग्रंथियां या एक्सेसरी जेनिटल ग्लैंड्स। ठीक है, तो पहले अब हम लोग देख लेते हैं अंडाशय। यहाँ पर बच्चों एक चित्र आपको ये जो है मादा जनन तंत्र का पूरा के सभी अंगों को आपको यहाँ पर दिखाया गया है। तो अंडाशय जो होता है वो एक जोड़ी होता है, यानी संख्या में दो होते हैं, और ये जो है एक पतली झिल्ली द्वारा ढके हुए होते हैं। दूसरा, इसमें इसका मुख्य कार्य क्या है? अंड का या अंडाणु का निर्माण करना। ठीक है, जिस तरह से वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, उसी तरह से अंडाशय में अंडाणुओं या अंड का निर्माण होता है। दूसरा, इसमें दो तरह के हार्मोन्स स्रावित होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? स्त्री जनन हार्मोन्स। क्या इनके नाम हैं? एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ये दोनों ही जो हैं वो लैंगिक हार्मोन्स, स्त्री के लैंगिक हार्मोन्स कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा अंग है अंडवाहिनी, जिसको हम ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ये इनकी संख्या भी कितनी है? दो है, जैसा कि यहाँ आपको चित्र में दिख रहा है। ये है इसकी अंडवाहिनी और ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये इसका अंडाशय है। इसी तरह से दूसरी साइड भी है। और अब बच्चों यहाँ पर इसके अंडवाहिनी के स्ट्रक्चर को आप समझिए थोड़ा सा। इसमें ये 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। दूसरा, इसका चौड़ा भाग जो है वो मुखिका कहलाता है। अब यहाँ चौड़ा वाला भाग इसका कौन सा है? ये इसका चौड़ा भाग है। ठीक है, और आपको यहाँ पर उंगली जैसी संरचना दिखाई पड़ रही होगी, इस तरह से जो दिख रहा है आपको, ये इसकी कहलाती है, इसको हम फिम्ब्री कहते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं, फिम्ब्री, इसको हम फिम्ब्री कहते हैं। ठीक है, अब ये जो होती है एक तरह से ये उंगली के आकार की या झालर के जैसी संरचना आप इसको कह सकते हैं, और ये अंडाशय से इस तरह से जुड़ी होती है, ऐसा लगता है जैसे कि उंगलियों में इसने अंडाशय को पकड़ा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से इसकी संरचना हमको दिखाई देती है। दूसरा पॉइंट ये है कि इसका ये जो चौड़ा भाग है, देखिए ये वाला जो चौड़ा भाग आप देख रहे हैं, ये जाकर कहाँ पर खुल रहा है? इस हिस्से में, और इसे हम क्या कहते हैं? गर्भाशय। ठीक है, दूसरा, अब इसका कार्य क्या है अंडवाहिनी का? ये अंड जब यहाँ से इस स्ट्रक्चर से अंडाशय से जब अंड निकलता है, ठीक है, इसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना ही समझिए कि अंडाशय के द्वारा जो अंड निकलते हैं उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग, या इंग्लिश में उसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन। ठीक है, तो अंडोत्सर्ग के दौरान जो अंड निकलता है उसका भंडारण कहाँ पर होता है? इसी स्थान पर होता है। ये जो आपको चौड़ा स्थान दिख रहा है, इस जगह पर इसका भंडारण भी होता है और इसके साथ साथ इसका पोषण भी होता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इसकी पेशियों में, अंडवाहिनी की पेशियों में
बहुत सारे सीलिया पाए जाते हैं, जिसको हम रोमा भी कहते हैं। छोटे, जैसे आपको याद होगा पैरामीशियम में हम लोगों ने पढ़ा था, इस तरह से संरचनाएं किनारे किनारे उसकी जो निकली होती हैं रोम जैसी संरचनाएं, उसी तरह से अंडवाहिनी की भीतरी दीवार की तरफ, जो कि एपिथीलियम से बनी होती है, और कैसा एपिथीलियम होता है, वो रोमा भी एपिथीलियम होता है या सीलिएटेड एपिथीलियम। तो उसके कारण सीलिया में क्या होता है, सीलिया जो है वो एक गति वाला अंग है, प्रचलन अंग जिसको हम कहते हैं। तो उसके प्रचलन के, उसमें प्रचलन होने के कारण जो है अंड जो है वो आगे आगे धीरे धीरे कहाँ पर, इस स्थान से इधर की तरफ खिसकता जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा अंग है इसका गर्भाशय, ठीक है, जिसको हम यूट्रस भी कहते हैं। गर्भाशय असल में क्या है, ये गर्भ जहाँ पर विकसित होता है, जहाँ ठहरता है, उस अंग को हम कहते हैं गर्भाशय। और ये जो है उल्टे नाशपाती के आकार का, या कह सकते हैं शंकु के आकार की संरचना दिखाई पड़ती है। ये कहाँ पर स्थित होती है, स्त्री के श्रोणि क्षेत्र में। ठीक है, यानी कि उदर के जस्ट नीचे वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पर गर्भाशय स्थित होता है। अच्छा, इसकी संख्या क्या है, कितनी है, ये केवल एक होता है, गर्भाशय एक ही होता है। और ये जो आपको दिख रही हैं ये दोनों अंडवाहिनियाँ, ये जाकर कहाँ पर खुलती हैं, गर्भाशय में ही खुलती हैं। और ये गर्भाशय कहाँ पर जाकर खुलता है, ये आपको संरचना एक दिखाई दे रही होगी, ग्रीवा। इसी ग्रीवा में गर्भाशय जाकर खुलता है। और इसका जो ग्रीवा गर्भाशय का जो निचला हिस्सा होता है वो बहुत ही संकरा होता है, मतलब बहुत कम स्थान वाला पतला सा की संरचना होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं। ठीक है, ये इसका इंग्लिश का ही नाम है, सर्विक्स कहते हैं। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। गर्भाशय के द्वारा क्या क्या है होता है, गर्भाशय की दीवार कैसी होती है, बहुत ही मोटी होती है। हाँ, जिस पेशी से बनी होती है वो पेशी बहुत ही मोटी होती है, और उसको हम नाम देते हैं मायोमेट्रियम। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे बाद में पढ़ेंगे, अभी हम अंगों के विषय में जान लेते हैं। तो क्योंकि ये पेशी जो होती है वो बहुत ही मोटी होती है और इसमें फैलाव की बहुत अधिक क्षमता होती है, इसीलिए जब गर्भ धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो फैलती जाती है और उसका आकार बड़ा होता जाता है। गर्भ के बढ़ने के साथ साथ उसका गर्भाशय का भी आकार बढ़ने लगता है, क्योंकि इसमें जो पेशी पाई जाती है वो प्रसार करने की उसमें बहुत अधिक क्षमता होती है। फिर आता है गर्भाशय की श्लेष्मिका कोशिका, यानी गर्भाशय के भीतर की जो दीवार है उसमें श्लेष्मिका कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिससे एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जिसे हम म्यूकस या श्लेष्म कहते हैं। ये क्या करता है, अंडाणु और शुक्राणु के मार्ग को सुगम बनाता है। ठीक है, अंडाणु जो है वो अंडवाहिनी के द्वारा होते हुए पहले तो अंडाशय में वो बनता है, और अंडाशय में बनने के बाद वो अंडवाहिनी के द्वारा अंडवाहिनी के चौड़े भाग में आता है। अब अंडवाहिनी के चौड़े भाग में ही इसको शुक्राणु मिलते हैं। अब शुक्राणु और अंडाणु के मार्ग को सुगम बनाने का काम इसकी दीवारों के द्वारा जो म्यूकस निकलता है उससे होता है। आगे बच्चों इसमें एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि स्त्री के अंडाणुओं का निषेचन किस स्थान पर होता है, तो इसका आंसर हम क्या बताएंगे आपको इस चित्र के द्वारा। ये देखिए यहाँ पर ये जो फैलोपियन ट्यूब है या अंडवाहिनी जिसको हम कहते हैं, इसी स्थान पर जो है निषेचन की क्रिया होती है, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि अंडाणु का निषेचन कहाँ पर होता है स्त्री में, मनुष्य में, स्त्री में, तो उसका आंसर क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब में। तो इसीलिए ये जो है अंडाणु और शुक्राणु यहाँ पर कहा गया है कि उसके मार्ग को सुगम बनाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो ये इसमें ये कि ये म्यूकस जो है वो निषेचित अंड को
बढ़ने में सहायता प्रदान करता है। इस म्यूकस का काम यही होता है कि जो अंड निषेचित हो चुका है, कहाँ पर निषेचित हुआ, फैलोपियन ट्यूब में, उसको फिर ये आगे बढ़ाने में सहायक होता है। आगे बढ़ाकर ये इसको कहाँ पर पहुँचाएगा, गर्भाशय की दीवार में प्रतिस्थापित कर देगा। आगे बढ़ते हैं इसके अगले अंग पर, जिसको हम योनि कहते हैं, वजाइना। अब इसमें देख लेते हैं क्या होता है। इसकी दीवार में लैक्टोबैसिलस, ये बैक्टीरिया आप पढ़ चुके हैं, ये बैक्टीरिया इसमें पाया जाता है, जो क्या करता है, ग्लाइकोजन के अपघटन से कार्बनिक अम्ल बनाता है। कार्बनिक अम्ल बन जाने के कारण वो पूरा माध्यम कैसा हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, जिससे वहाँ पर और किसी भी प्रकार का कोई संक्रमण ना हो सके। आगे योनि के दोनों तरफ 2 ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिनको हम बर्थोलिन ग्रंथि कहते हैं और रेक्टल ग्रंथि कहते हैं। ये जो हैं द्रवों को स्रावित करती हैं, ऐसे द्रव स्रावित करती हैं जो अंड को, निषेचित अंड को धीरे धीरे आगे बढ़ाने में सहायक होती हैं। अब आगे हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी सहायक ग्रंथियाँ हैं जो स्त्री के जनन तंत्र में पाई जाती हैं। बर्थोलिन ग्रंथि, रेक्टल ग्रंथि, पेरिनियल ग्रंथि और स्तन ग्रंथि। इनमें से ये जो 3 ग्रंथियाँ मैंने आपको बताई, बर्थोलिन, रेक्टल और पेरिनियल, ये जो हैं अंदर की तरफ पाई जाती हैं और इनसे 2 हार्मोन्स स्रावित होते हैं, जो कि मादा लैंगिक हार्मोन्स कहलाते हैं। इसको पहले भी बताया था मैंने आपको, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। और स्तन ग्रंथि कैसी होती है, ये बाह्य ग्रंथि होती है, शरीर के बाहर की तरफ है, और इसके द्वारा दुग्ध का स्रावण होता है, जो कि शिशु के पोषण में सहायक होता है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। ये स्त्री जनन तंत्र के विभिन्न अंग हैं। इसके लिए मैं आपको एक पेज का डायग्राम भी भेज देती हूँ, जिससे आप इसको बना सकते हैं, और इस वीडियो को आप देखिए और समझिए।